मैं मनप्रीत सिंह अपने प्लेटफॉर्म स्टडी जीके एंड जीएस में आप सभी का वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन की जो कि हम अक्सर ही एग्जाम में रॉन्ग करके आ जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें कंफ्यूजन पैदा करते हैं। डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि एक वर्षा की लघु बूंद वायु से होती हुई गिरती है, तब उसका वेग बढ़ता जाता है, उसका वेग घटता जाता है, उसका वेग कुछ समय के लिए बढ़ता जाता है और फिर एक समान हो जाता है। वह कुछ समय के लिए स्थिर वेग से गिरती है और तब उसका वेग बढ़ जाता है। ये तो ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई वस्तु ऊपर से गिराएंगे तो उसका वेग बढ़ेगा। ये तो निश्चय है कि उसका वेग बढ़ेगा, लेकिन इसमें बढ़ने वाले दो ऑप्शन दे रखे हैं, ए और से। तो हम जानते हैं कि अगर कोई वस्तु को ऊपर से गिराएंगे तो पहले स्टार्टिंग में तो उसका वेग बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा देर बढ़ेगा नहीं। बाद में एक पोजीशन ऐसी आएगी जिस पर आकर उसका वेग एक समान हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा थर्ड। उसका वेग कुछ समय के लिए बढ़ता है और फिर एक समान हो जाता है। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। आपको बताना है कि जो वॉशिंग मशीन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। व्युत्पन्न प्रसारण, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल और विसरण बल। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इसका आंसर है अपकेंद्र बल। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल, जब कोई वस्तु एक सर्कुलर पाथ पर गति करती है तो उस पर दो बल लगते हैं, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर। जो बल अंदर की तरफ लगता है यानी सेंटर की तरफ जो बल लगता है उसको कहते हैं अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो बल अब बाहर की तरफ लगता है उसको कहते हैं अपकेंद्र बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, न्यूटन का पहला गति का नियम संकल्पना देता है। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है? किस चीज की संकल्पना देता है? ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की, जड़त्व की। आपको बताना है कि न्यूटन की गति का पहला नियम किसकी संकल्पना देता है। तो इसका सही आंसर होगा जड़त्व की। न्यूटन की गति का पहला नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु अगर कोई वस्तु तब तक गति नहीं करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यानी अगर कोई वस्तु को तब तक गति नहीं करेगी जब तक कि मूव नहीं करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, यानी जड़त्व का नियम है। जड़त्व का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वह तब तक गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा के उसको स्टॉप न किया जाए, रोका न जाए। नेक्स्ट है, किस बल के कारण दूध को मथने पर क्रीम अलग होती है? सहसंयोजक बल, अपकेंद्री बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अकेंद्री बल। अकेंद्री नहीं होगा, अभिकेंद्री बल होगा। तो इसका सही आंसर होगा अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल के कारण दूध को मथने पर क्रीम अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने फर्श के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? पहले नियम का, दूसरे नियम का, तीसरे नियम का, पहले, दूसरे और तीसरे नियम का। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरे नियम का। न्यूटन का तीसरा नियम प्रतिक्रिया का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वो अगेंस्ट में हमारे पर भी बल लगाएगी। तो यही न्यूटन का तीसरा नियम कहता है।
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जैसे हम चलते समय धरती पर बल लगाते हैं पीछे की तरफ, तो धरती हमारे ऊपर बल लगाती है आगे की तरफ, जिससे हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। आपको बताना है कि रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। द्रव्यमान का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, रेखीय संवेग का संरक्षण और कोणीय संवेग का संरक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा रेखीय संवेग का संरक्षण। पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या काम है। आप इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो पहिए में बॉल बेयरिंग लगाते हैं, उन बॉल बेयरिंग का काम क्या है। घर्षण को बढ़ाना, ये तो हो ही नहीं सकता। गतिज घर्षण को लोडनिंग घर्षण में बदलना, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। मात्र सुविधा के लिए तो नहीं लगाते। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, गतिज घर्षण को लोडनिंग घर्षण में बदलना। यानी जो लीनियर मोशन होता है उसको बियरिंग बदल देता है रोटेटरी मोशन। लंबी कूद लगाने से पहले खिलाड़ी क्यों दौड़ता है। गति के जड़त्व के लिए, घर्षण बल के लिए, बल आघूर्ण के लिए, आघूर्णों के सिद्धांत के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा गति के जड़त्व के लिए। रेल की पटरियां किनारों से मुड़ी होती हैं। रेलगाड़ी के भार के ऊर्ध्वाधर घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए, रेलगाड़ी के पहियों और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं करने के लिए, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए, रेलगाड़ी को अंदर की ओर गिरने से बचाने के लिए। रेलगाड़ी की पटरियां किनारों से मुड़ी होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए। नहीं, थर्ड आंसर होगा इसका 9 का। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, जब एक गतिमान कार को अचानक रोका जाता है तो कार में बैठे यात्री किस कारण आगे की ओर झुक जाते हैं या गिर जाते हैं। अपकेंद्री बल के कारण, विराम का जड़त्व, गति के जड़त्व और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा गति के जड़त्व के कारण, क्योंकि जब कार चल रही होती है तो उसके साथ में उन आदमियों की बॉडी भी चल रही है। अब जैसे ही कार को स्टॉप करेंगे तो कार तो स्थिर जड़त्व में आ जाएगी, लेकिन उन जो आदमियों की बॉडी गति जड़त्व में है वो गति जड़त्व में रहेगी, जिसके कारण वो आगे की ओर झुक जाते हैं या गिर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फुटबॉल मैच में तीव्रगामी फुटबॉल गेंद को लपकते समय मैदान में स्थित एक गोलकीपर अपने हाथों को तीव्रगामी गेंद के साथ धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचता है, तब गोलकीपर की सहायता करता है। गेंद पर लगा अधिक बल, हाथों द्वारा गेंद पर लगे बल का घटना, संवेग परिवर्तन की दर में वृद्धि, संवेग परिवर्तन की दर में कमी। तो इसका राइट आंसर होगा हाथों द्वारा गेंद पर लगे बल का घटना। यानी जैसे ही खिलाड़ी कोई गेंद पकड़ता है हाथों से तो वो अपने हाथ पीछे की तरफ खींचता है, जिससे कि गेंद पकड़ने के लिए उसको ज़्यादा समय में लगे, यानी ज़्यादा समय मिल जाए। वस्तु के जड़त्व का कारण होता है चाल में वृद्धि, चाल में कमी, गति में कोई परिवर्तन नहीं, घर्षण के कारण उत्पन्न मंदन। तो इसका राइट आंसर होगा गति में कोई परिवर्तन नहीं। जड़त्व का मतलब है अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, अगर वो गति में है तो गति में रहेगी, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई मोटर वाहन एक समान चाल से किसी वृत्त पर गतिमान है तो वाहन का कुल त्वरण होगा 0 वृत्त के केंद्र की ओर, वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र से बाहर की ओर, त्रिज्या के अनुलंब और वेग के अनुदिश। तो इसका राइट आंसर होगा वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र
के बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। थर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति करता है तो इसका त्वरण एक समान बना रहता है, वेग बदलता है, चाल बदलती है, वेग एक समान बना रहता है। अगर कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो इसका वेग बदलेगा। बी इसका राइट आंसर है, वेग बदलेगा। भार राशि को किसके द्वारा मापा जाता है? किरण संतुलन द्वारा, उभयनिष्ठ संतुलन द्वारा, स्प्रिंग संतुलन द्वारा या संतुलन चक्कर द्वारा? तो भार राशि को हम मापते हैं स्प्रिंग संतुलन के द्वारा। सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हम मैली सड़क पर फिसल जाते हैं, इसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल, अपेक्षिक वेग, घर्षण में कमी, घर्षण की अधिकता? तो इसका ऑब्वियसली यही तो सबको आता होगा कि घर्षण में कमी के कारण हम फिसल जाते हैं। अगर सड़क मैली है तो उसके क्या घर्षण में कमी आ जाएगी। सी है इसका राइट आंसर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको बताना है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन के तीसरे नियम पर, न्यूटन के दूसरे प्रथम नियम पर, न्यूटन के द्वितीय नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर तो कार्य करता ही नहीं। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर। यानी जैसे रॉकेट में ब्लास्ट होता है तो उसमें से गैसेस, एग्जॉस्ट बहुत प्रेशर के साथ बाहर निकलता है, जिससे एक थ्रस्ट पैदा होती है। वो थ्रस्ट पृथ्वी पर एक बल लगाती है, उस बल के अगेंस्ट में पृथ्वी एक बल लगाती है, जिससे कि रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ जाता है। यही न्यूटन की गति का, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब भू स्थिर उपग्रह छोड़ा जाता है तब यह गति करता है ध्रुवीय रेखा में दक्षिण से उत्तर की ओर, ध्रुवीय रेखा में उत्तर से दक्षिण की ओर, भूमध्य रेखा में पश्चिम से पूर्व की ओर, भूमध्य रेखा में पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा, जब भू स्थिर उपग्रह छोड़ा जाता है तो वह गति करता है भूमध्य रेखा में पश्चिम से पूर्व की ओर। भूमध्य रेखा में पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है जब भू स्थिर उपग्रह छोड़ा जाता है। दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी तथा इसके चारों ओर घूमते उपग्रहों के बीच लगा गुरुत्वाकर्षण बल अचानक शून्य हो जाए तो उपग्रह, यानी जो पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह घूम रहे हैं और पृथ्वी और उन उपग्रहों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, अगर वो बल शून्य हो जाए तो क्या होगा? समान वेग से कक्ष में लगातार गतिमान होगा। तो उपग्रह क्या करेगा? समान वेग से कक्ष में लगातार गतिमान होगा, समान वेग से वास्तविक कक्ष में लंबवत गति करेगा, कक्ष में स्थिर होगा, पृथ्वी की ओर गतिमान होगा। तो इसका राइट आंसर है समान वेग से वास्तविक कक्ष में लंबवत गति करेगा, यानी जो जिस कक्ष में गति कर रहा है उसका लंबवत गति करेगा। दो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर समान वर्तीय पथ में गति कर रहे हैं तब उनमें समान होने का प्रतिबंध है। यानी दो उपग्रह जो समान वर्तीय पथ में पृथ्वी के चारों ओर गति कर रहे हैं तो उनमें क्या समान होगा? द्रव्यमान, कोणीय संवेग, गतिज ऊर्जा, चाल। तो ऑब्वियसली बात है कि इनमें चाल समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो इसकी कुल ऊर्जा होगी, यानी कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी? पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। जब वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। सी आंसर है, थर्ड आंसर है स्थिर रहेगी। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस, इनमें से कोई नहीं।
गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। याद रखना, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी राशि, भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? दोस्तों, संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग, और द्रव्यमान इंटू वेग अनुपात वेग करेंगे तो वेग से वेग कट जाएगा और पीछे बचेगा द्रव्यमान, तो हमें प्राप्त होगा द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर होगा बी, द्रव्यमान। नेक्स्ट है, पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल दाब की, वर्षा की, आर्द्रता की, तापमान की। तो सब जानते हैं कि पास्कल दाब की इकाई यानी प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? हाफ, 1/4, 1/6, 1/5। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, सी इसका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इससे कुछ सीखने को मिला, तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।